नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। दिल्ली चुनाव के ऐन वक्त पहले केजरीवाल की मुश्किलें दो गुनी बढ़ गई हैं। गृह मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना भी केजरीवाल पर केस चलाने की इजाजत दे चुके हैं। वहीं ईमेल टेरर कनेक्शन केस में एक नाबालिग के जरिए एक एनजीओ का नाम सामने आ रहा है, जिसका आतंकी अफजल गुरु के साथ भी कनेक्शन रहा है। और तो और बीजेपी इसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के भी शामिल होने का आरोप लगा रही है। इससे पहले गृह मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय को आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की इजाजत दे दी है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने 11 जनवरी को ईडी को शराब नीति मामले में केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की इजाजत दी थी। ईडी ने 5 दिसंबर को एलजी से केजरीवाल के खिलाफ ट्रायल चलाने की अनुमति मांगी थी। ईडी को यह मंजूरी इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा। ईडी ने पिछले साल पीएमएलए कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें शराब नीति घोटाले में केजरीवाल को आरोपी बनाया। ईडी को यह मंजूरी ऐसे समय पर मिली है जब दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। रिजल्ट 8 फरवरी को आएगा। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल 2024 को तिहाड़ जेल भेजा गया। 10 मई को 21 दिन के लिए लोकसभा चुनाव में उन्हें प्रचार के लिए रिहा किया गया। ये रिहाई 51 दिन बाद जेल में रहने के बाद मिली थी। 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में दोबारा सरेंडर कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से 13 सितंबर को उन्हें जमानत मिल गई। केजरीवाल ने लगभग 156 दिन जेल में बिताए। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि देश के इतिहास में यह पहला मामला होगा जिसमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जेल में डाला। दोनों को ट्रायल कोर्ट और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल गई। 2 साल बाद बीजेपी ने मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। यह तब है जब चुनाव नजदीक है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी का यह पुराना तरीका है, झूठे मामले दर्ज करना, आम आदमी पार्टी के नेताओं को बदनाम करना, और अब यह सब जनता समझ चुकी है। तो सवाल उठता है कि क्या बीजेपी की नासमझी है या चुनाव के ऐन वक्त पहले क्यों इस तरह की इजाजत मिली। तो आपको बता दें कि ईडी ने ट्रायल कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ 7वीं चार्जशीट दायर की। ट्रायल कोर्ट ने 9 जुलाई को चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कहा कि केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत है। केजरीवाल ने नवंबर में दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी की 7वीं चार्जशीट पर संज्ञान लेने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि ईडी ने जो आरोप लगाए हुए उन आरोपों के समय वे पब्लिक सर्वेंट थे। केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। केस चलाने के लिए ईडी के पास आवश्यक मंजूरी नहीं थी। इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने चार्जशीट पर एक्शन लिया। हाई कोर्ट से केजरीवाल की मांग खारिज होने के बाद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां कोर्ट ने उनके हक में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस चलाने के लिए सरकार की अनुमति की जरूरी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर को फैसला सुनाते हुए कहा कि पब्लिक सर्वेंट पर सरकार की अनुमति के बिना मनी लॉन्ड्रिंग यानी पीएमएलए की धाराओं में केस नहीं चलाया जा सकता। यह नियम सीबीआई और स्टेट पुलिस पर भी लागू होगा। इसके बाद ईडी ने राज्यपाल से इजाजत मांगी। केजरीवाल का सिरदर्द। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार 14 जनवरी 2025 को यह खुलासा करते हुए और बढ़ा दिया कि पिछले कुछ महीनों से दिल्ली के स्कूलों को बम धमकियों वाले फर्जी ईमेल भेजने के मामले में आरोपी की पहचान कर ली गई है, जो कि एक नाबालिग है। दिल्ली पुलिस के इस खुलासे के तुरंत बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला और कहा कि इस नाबालिग के कनेक्शन और उसके माता पिता जिसका कनेक्शन अफजल गुरु से है,
उसका कनेक्शन आम आदमी पार्टी से भी है और कहा कि दिल्ली में चुनाव से पहले दंगे कराने की आम आदमी पार्टी की कोशिश रहती है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी मधु तिवारी ने कहा कि हमारी टीम ने 12 जनवरी 2024 से इन ईमेल की जांच शुरू की। हमने शुरुआत में ईमेल सर्विस प्रोवाइडर से डेटा मांगा, लेकिन आरोपी ने वीपीएन का इस्तेमाल किया, जिससे जांच में दिक्कतें आईं। 8 जनवरी 2025 को भेजे गए एक ईमेल से हमें टेक्निकल विंडो मिला और हमने ईमेल भेजने वाले व्यक्ति का पता लगा लिया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि उसने अपनी जांच में पाया कि ईमेल भेजने वाला एक नाबालिग है जिसने 400 से अधिक फर्जी ईमेल भेजे। पुलिस ने उसके लैपटॉप और मोबाइल की फॉरेंसिक जांच की, जिससे यह खुलासा हुआ कि वह अकेला ऐसा काम नहीं कर सकता था। आरोपी के परिवार की जांच करने पर पता चला कि उसके माता पिता एक एनजीओ चलाते हैं जिनका एक राजनीतिक दल से गहरा संबंध है। यह एनजीओ अफजल गुरु के फांसी का विरोध करने वाले एक सिविल सोसाइटी की समूह का हिस्सा रहा है। अफजल गुरु एक आतंकी घोषित हो चुका है और जिसको फांसी की सजा भी हुई। जांच में पाया गया कि नाबालिग ने इन ईमेल को खुद भेजा, लेकिन संदेह है कि इसके पीछे एक व्यापक साजिश हो सकती है। यह एनजीओ कई संवेदनशील मुद्दों पर एक विशेष राजनीतिक दल, अपरोक्ष रूप से कहा जाए तो आम आदमी पार्टी का समर्थन करता है और अफजल गुरु की फांसी पर भी सवाल उठाता रहा है। हम डिजिटल सबूतों की गहराई से जांच कर रहे हैं, ये दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी ने कहा और कहा कि राजनीतिक कनेक्शन के एंगल को भी हम जांच पर रख रहे हैं। जबकि दिल्ली स्पेशल पुलिस कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि यह घटना बताती है कि कैसे आम आदमी पार्टी और उससे जुड़े हुए एनजीओ देश के बच्चों के मन में जहर भर रहे हैं। आतिशी के माता पिता ने अफजल गुरु की दया याचिका पर हस्ताक्षर किए थे। यह एनजीओ उसी मानसिकता का परिचायक है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि हमें आम आदमी पार्टी से जवाब चाहिए कि उनका इन गतिविधियों से क्या संबंध है। अगर है या नहीं है तो उन्हें स्पष्ट बयान देना चाहिए। त्रिवेदी ने यह भी कहा कि आप पार्टी के विधायकों पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने और उनके मदद करने के भी आरोप पहले लग चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल से अपील करता हूं कि वे सामने आए और यह साफ करें कि इन लोगों का उनके साथ क्या संबंध है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनिल गोयल, नेता बीजेपी, रमेश श्रीवास्तव, नेता आम आदमी पार्टी, और शान खान, प्रवक्ता कांग्रेस। शान खान, सबसे पहले आपसे ही पहला सवाल कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पे ये तमाम आरोप लग रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि केजरीवाल वास्तव में षड्यंत्र करता है या बीजेपी उन्हें फंसा रही है? कांग्रेस की लाइन क्या है? शान खान। देखिए शुक्ला जी, दिल्ली का चुनाव दिल्ली की बदहाली को बदलने का चुनाव है। जिस प्रकार से कांग्रेस की शीला दीक्षित जी की सरकार ने दिल्ली को बदलने का काम किया था, दिल्ली को चमकाने का काम किया था, चाहे वो मेट्रो के क्षेत्र की बात हो, चाहे वो बसों के क्षेत्र की बात हो, चाहे वो सड़कों की बात हो, चाहे चिकित्सालय की बात हो, चाहे विद्यालय की बात हो, हर क्षेत्र में शीला दीक्षित जी की सरकार ने बहुमूल्य योगदान, विकास और कल्याण का काम किया था। ऐसे में पिछले 10 वर्षों में, 12 वर्षों में जो केंद्र की भाजपा की सरकार रही हो, चाहे वो राज्य की आम आदमी पार्टी की सरकार हो, दोनों से दिल्ली की जनता विमुख है, नाराज है। दोनों ने केवल झूठे वचन दिए, झूठे वादे किए, धूर्तता की। शान खान, आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं न कांग्रेस के पास न बीजेपी के पास कोई सीएम फेस नहीं है। इसका क्या जवाब है आपके पास? शीला जी तो आज हमारे पास नहीं है, तो आपके पास सीएम फेस है कौन? देखिए, आम आदमी पार्टी आरएसएस के गोद में खेलकर बड़ा हुआ एक संगठन है। बल्कि ये संगठन नहीं, बल्कि ठगों का एक गिरोह है, जिन्होंने
मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति को, जो एक विद्वान अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को खड़ी करने में अपना योगदान दिया था, उनको बदनाम करने का काम किया। जिन्होंने शीला दीक्षित जैसी महिला, जिन्होंने दिल्ली को चमकाया था, उनको बदनाम करने का काम किया था। तो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। नहीं, लेकिन सवाल आपसे शान खान ये है कि सीएम फेस कौन होगा? आम आदमी पार्टी कह रही है आपके पास कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको आप सीएम घोषित कर सके। देखिए शुक्ला जी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, ये दोनों ही पार्टियां व्यक्तिवादी पार्टियां हैं। इनके पास सिर्फ एक ही नाम है, एक के पास मोदी तो एक के पास केजरीवाल। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास नेतृत्व का अकाल नहीं है। हमारे पास बहुत सारे उपयुक्त चेहरे हैं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर शोभा देंगे, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर बैठकर लोगों के लिए काम करेंगे, विकास करेंगे और सामाजिक न्याय करने का काम करेंगे। चलिए ठीक है। इसीलिए ये आम आदमी पार्टी सनसनी फैलाने का काम करती है, झूठ का सहारा लेने का काम करती है। आम आदमी पार्टी को हम हर मोर्चे पर उनके झूठ को बेनकाब करेंगे और बेनकाब करिएगा। ये मंच ही है, आपको बेनकाब करने का मंच प्रोवाइड करवाया जा रहा है, आप इसका सदुपयोग कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है अनिल गोयल, नेता बीजेपी। अनिल जी, आम आदमी पार्टी सीधा आरोप लगा रही है चुनाव आ गया तब आपको ईमेल कांड याद आता है, तब आपको शराब कांड आता है, केजरीवाल के खिलाफ ईडी की जांच शुरू कर दी जाती है, ये राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है आपकी तरफ से, जनता का सपोर्ट केजरीवाल को मिल रहा है, इसलिए आप उनके चोर साबित करने के लिए आप इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, जो कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। अनिल गोयल जी। शुक्ला जी, नंबर एक, चुनाव तय समय पर हो रहे हैं, ना पहले हो रहे हैं ना बाद में हो रहे हैं जी। ये तो घोटाला करने वाले को ये पता होना चाहिए कि मुझे शराब घोटाला में क्यों करूं, देश की जनता का पैसा बर्बाद क्यों करूं, देश की जनता का पैसा क्यों लूटूं। विरोधी दल तो निश्चित तौर पर आपके कुकृत्य को उठाएंगे आप, और जब उठाना है तो इन्होंने ये अपराध करा क्यों? शराब कांड के अंदर अपराध करके पूरी दिल्ली को शराब की नगरी बना दिया, दुनिया को कुछ पानी नहीं दे पाए, शराब जरूर पिलाई, तो इसका मुआवजा, उसका खमियाजा उन्हें उठाना पड़ेगा। और जहां तक एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली कोविड काल के अंदर परिस्थिति, दिल्ली के लोग मर रहे थे, त्राहिमाम थी, और हमारे सीएम साहब आलीशान बंगला बनाने में मस्त थे। तो दिल्ली की जनता की ना कल चिंता थी ना आज चिंता है। सिर्फ दिल्ली की जनता पर सहानुभूति वोट बटोरने के लिए झूठे सच्चे वायदे करके महकाने के अलावा कोई काम नहीं। ये महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात करें, पंजाब के अंदर 1000 रुपए देने की बात करी थी, आज तक पंजाब में 1000 रुपए नहीं दिए। ये बार बार सीएम चेहरे की बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि आपका सीएम चेहरा कौन सा है? केजरीवाल जी को तो जेल जाना है चुनाव के बाद, फिर केजरीवाल जी तो सीएम बन नहीं सकते। अगर वो सीएम बन सकते थे तो उनको रिजाइन देना नहीं पड़ता। तो जो मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकता, जो कार्यालय में पिछली फाइल पर साइन नहीं कर सकता, तब तक वो मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते। तो हम ही उल्टा पूछ रहे हैं कि वो जनता को गुमराह कर रहे हैं केजरीवाल के चेहरे को आगे रख के, जबकि केजरीवाल जी सीएम बन ही नहीं सकते। इससे बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता है? चलिए ठीक है, हमारे साथ मौजूद हैं रमेश श्रीवास्तव जी, नेता आम आदमी पार्टी। रमेश जी, आप प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, आपके ऊपर शान खान गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि आपकी पार्टी प्रोपेगेंडा फैलाती है। पहले शीला दीक्षित जैसी नेता को बदनाम किया, मनमोहन सिंह जी की सरकार को बदनाम किया, और आप असल में आरएसएस की गोदी में खेलते हैं। और आप अब कांग्रेस को से अगर सीएम फेस की बात करते हैं या बीजेपी से सीएम फेस की मांग करते हैं, तो असल में आप बीजेपी की ही बी पार्टी हैं। और अनिल गोयल जी कह रहे हैं कि जो आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर, जैसे ईमेल कांड में एक एनजीओ के थ्रू जो आपकी पार्टी के संपर्क में है, बताया जाता है अफजल गुरु के फांसी को रुकवाने की कोशिश कर रही थी, उसका कनेक्शन आपके साथ आ रहा है। तो कह रहे हैं ईमेल कांड और शराब घोटाला पहले से चला आ रहा है, चुनाव के ऐन वक्त जो जांच हो रही है उसमें कोई नया चीज नहीं है, वो सामान्य प्रक्रिया है। यानी काजल की कोठरी में आप घुसे थे, कालिक आपको लगी है, उसमें किसी का कोई दोष नहीं है। देखिए, हमारा एक ही दोष है कि हमने कीचड़ को साफ करने की कोशिश की, और ये लोग कीचड़ को साफ करने की कोशिश में हमेशा ही टांग अड़ाते रहे।
जितना बड़ा वेलफेयर स्टेट हमने दिल्ली में क्रिएट किया, आज ये दोनों ही पार्टियां उसी की नकल करने में लगी हुई हैं और वो भी नहीं कर पा रही हैं। जहां तक इन्होंने अभी योजना का जिक्र किया, महाराष्ट्र में आपको पता है अभी क्या हालत हुई, जो इन्होंने बड़े जोर शोर से लाडली बहना योजना को प्रचारित किया था, उसमें लोगों के नाम काटे गए हैं। मतलब इनके पास फाइनेंस नहीं है और ये योजनाएं डिक्लेयर करते सोचते हम भी नहीं कर पाएंगे। दिल्ली में बिजली फ्री करने का वादा था, बिजली फ्री किया, पानी फ्री देने का वादा था, पानी फ्री किया। तो दिल्ली में जो केजरीवाल की सरकार है उसने वादे पूरे करके दिखाए हैं, सिर्फ पानी का वादा किया है फ्री करने का कि पूरा कर दिया आपने? चूंकि अब पानी की बात हो रही है तो यमुना की भी बात उठ जाएगी रमेश श्रीवास्तव जी। हाँ, जिसका 10 साल तक का आपने कहा था, 10 साल पहले कहा था कि साफ यमुना का पानी होगा, उसमें हम लोग नहाएंगे, और अब 10 साल हो रहे हैं। सवाल तो पूछे जाएंगे रमेश श्रीवास्तव जी। एक बात बताइए, ये पानी फ्री करने का वायदा हमारा 2015 के चुनाव का था, क्या हमने उसको पूरा किया या नहीं किया? वो पूरा हुआ? 20,000 मिल रहा है ये बता दो, कोई जगह बता दो। रमेश श्रीवास्तव जी, पानी के टैंकर ला रहे हैं, इस तरीके से पानी फ्री देंगे क्या? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमने अपने वायदे को निभा करके दिल्ली की जनता को दिखाया और तभी दिल्ली की जनता ने हमको 3 बार चुना है और अब चौथी बार भी चुनने जा रही है। अब जहाँ तक सीएम फेस की बात है, बिना दूल्हे की बारात निकालने की आदत इनकी पड़ी हुई है। रमेश जी, अभी फिलहाल मुद्दा सीएम फेस वाले पे बात हो गई, ठीक है, आप कह रहे हैं कि, लेकिन इसी सीएम फेस पे एक जो सवाल पूछा अनिल गोयल जी ने, उसका जवाब हमें भी चाहिए, हमारे दर्शकों को भी चाहिए। वो पूछ रहे हैं कि आपका सीएम फेस कौन है, क्या केजरीवाल जी या आतिशी जी जो अभी मौजूदा सीएम है? चूंकि अब तो उनको जेल जाना ही जाना है, तो क्या आप ये चांस लेंगे दोबारा केजरीवाल जी को सीएम बना के? ये किसने कह दिया कि अब तो उनको जेल जाना ही? अनिल गोयल जी कह रहे हैं। ये मिसलीडिंग इफेक्ट नहीं क्रिएट होना चाहिए। ये जो अनिल गोयल साहब कह रहे हैं, इनको उसकी जानकारी नहीं है ढंग से। सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस तरह की कोई रुकावट नहीं, और तभी हमने दिल्ली के सीएम के लिए अरविंद जी का नाम प्रोजेक्ट किया हुआ है, और हमारे सीएम अरविंद जी थे, अरविंद जी हैं, अरविंद जी रहेंगे। अरविंद जी रहेंगे, बता दूं तो यह बात साफ हो चुकी है। शान खान से एक बार दोबारा पूछते हैं। शान खान, अगर आपकी सरकार आती है, कांग्रेस की सरकार आती है, तो आपकी राजनीति कहां जाएगी, किस ओर जाएगी? क्या विकास की ओर जाएगी या कोई ऐसे बड़े मुद्दों को आप इनके भ्रष्टाचार को ही उजागर करेंगे? शान खान, देखिए शुक्ला जी, हमारी लड़ाई जो है वो दिल्ली के हित की लड़ाई है, दिल्ली के जनता की हित की लड़ाई है। जब कांग्रेस की सरकार दिल्ली में हुआ करती थी, तब दिल्ली की पहचान दिल्ली की हरियाली से हुआ करती थी। आज दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने और राज्य की आम आदमी पार्टी की सरकार ने पूरे विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बनाकर रख दिया है। आज दिल्ली देश का महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं। तो चाहे वो केंद्र की भाजपा सरकार हो, चाहे वो राज्य की आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे वो एमसीडी में भाजपा रही हो, चाहे 2014 से लेके अभी तक सभी सांसद भाजपा के रहे हो। शान खान, जब ये आरोप आप लगा रहे हैं, जब आप ये आरोप लगा रहे हैं, तो असल में ये आरोप आप आम आदमी पार्टी पर नहीं, बीजेपी पे लगा रहे हैं। चूंकि पुलिस प्रशासन नहीं, पुलिस प्रशासन केवल दिल्ली के पुलिस प्रशासन और बीजेपी की केंद्र सरकार के पास है, तो ये आरोप आप वही मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली की बदहाली में, दिल्ली को प्रदूषण का और नशे का केंद्र बनाने में दोनों की बराबर की भूमिका है, दोनों जिम्मेदार हैं। इसीलिए दोनों आपस में लड़ झगड़ कर इस चुनाव को मुद्दा विहीन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। किंतु कांग्रेस पार्टी मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, दिल्ली की जनता मुद्दों पर वोट देगी। राहुल गांधी जी ने एक दिन पहले ही कहा कि ये जो गंदगी है, दिल्ली में गंदगी बजबजा रही है, उससे दिल्ली की जनता उब चुकी है। हमारे साथ मौजूद है रमेश श्रीवास्तव जी। रमेश जी, आम आदमी पार्टी को क्या एक गंदगी नहीं दिखती है जो देश के राष्ट्रीय दल के नेता को दिख रही है? अब तो एमसीडी भी आपके पास है। देखिए, ऐसा है
दिल्ली के जो कूड़े के पहाड़ों को कम करने के लिए हमने वादा किया था दिल्ली की जनता ने, आप खुद ही किसी दिन उन जगहों पे भलसवा पे और गाजीपुर के रोड पे आप अपना कैमरामैन को भेज करके पता कर सकते हैं कि हाँ, मैं सुनिए, निस्तारण हुआ है। निस्तारण हुआ है केंद्र सरकार के कारण हुआ। कारण क्या था कि गडकरी ने जो सड़कें बनवाई उसमें 1.5 लाख टन कूड़ा रोडों को बनाने में हुआ, उसमें आपका योगदान कहाँ है रमेश जी? अरे क्या बात कर रहे हैं साहब, क्या बात कर रहे हैं। ये जितनी भी योजनाएं होती हैं जी, ये क्या जैसे दिल्ली की मेट्रो है, क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार के हाथ मिलाए बिना पूरी हो जाती है? तो रमेश जी, अगर आप ये बात मानते हैं तो आप ट्रैप में फंस रहे हैं, क्योंकि बीजेपी वही कह रही है कि हम तो डबल इंजन की सरकार चलाएंगे। मैं जानता था कि आप ऐसी बात कहेंगे ट्रैप में, बल्कि हमारे भाजपा के प्रवक्ता महोदय फंस जाएंगे अगर इस बात को मान लेंगे। तो कहाँ जहां उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार को क्रेडिट मिलने वाला है, वहां वो टांग अड़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। अच्छा चलिए रमेश श्रीवास्तव, जल्दी से एक बात बता दीजिए मुझे, ये जो ईमेल वाला बम की धमकी मिलती है उसका कनेक्शन, एक ऐसा कनेक्शन आया है जिसमें मालूम चला कि जो आतंकी अफजल गुरु की फांसी को बचाने के लिए एनजीओ लगा हुआ था, उस एनजीओ का कनेक्शन आपकी पार्टी से भी जोड़ा जा रहा है। अभी तक सफाई नहीं आई है। बीजेपी प्रवक्ता ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि केजरीवाल जी को सामने आकर इस एनजीओ से अपने संबंध को स्पष्ट कर देना चाहिए, है या नहीं। अब इसको स्पष्ट करने में दिक्कत कहाँ आ रही है रमेश जी? मामला जांच के दायरे में है, जांच होने दीजिए, जांच का नतीजा आने दीजिए। इसी के कारण से कुछ तमाम बातें निकल के आती हैं और लोग संशय में होते हैं, जिसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ता है। आप जबरदस्ती की बातें निकालना चाहेंगे रमेश जी? मैं कोई बात अपनी तरफ से नहीं पूछ रहा हूँ। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बीजेपी ने कहा है जवाब देना है तो दीजिए, जनता सुनना चाहती है, अगर नहीं देंगे तो इसमें मेरा कोई वो नहीं है से। अरविंद गोयल जी, जनता पार्टी का काम प्रोपेगेंडा फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। चलिए अरविंद गोयल जी की बात सुन लीजिए, फिर वापस आते हैं। हाँ रमेश जी का इसमें जांच का विषय का आपका संबंध है या नहीं है? सिर्फ आपने ये बात कहनी है इस एनजीओ से आपका संबंध है या यस या नो, इसमें जांच का कोई विषय नहीं है। आज 400 स्कूलों में ईमेल जाते हैं, 4000 स्कूलों में भय का वातावरण बनता है, पूरी दिल्ली दहशत में डूब जाती है, और आप उस एनजीओ से संबंध है या नहीं है ये बताने के लिए तैयार नहीं है। इसमें जांच का विषय का मतलब ही नहीं है। और वो जो आपके सीएम के फादर है और वो कैंपेन चलाते हैं कि अफजल गुरु को फांसी से न दी जाए, ये बात ठीक है या गलत है? आपने सिर्फ इतना कहना है, ये जांच का विषय नहीं है। जांच अनिल गोयल जी एकदम साफ पूछ रहे हैं आपसे कि इसको हाँ या ना में जवाब देने में क्या दिक्कत है रमेश जी? ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लोग हैं ना जी, इनकी किसी न किसी तरह से प्रोपेगेंडा करके जनता को भ्रमित करने की आदत पुरानी पड़ी हुई है। अरे रमेश जी, यही बात तो शान खान कह रहे हैं कि आपने प्रोपेगेंडा करके कांग्रेस की सरकार को गिराया, शीला दीक्षित जी को बदनाम किया। इनको किसी भी तरह से दिल्ली के जनता की चिंता नहीं है बिल्कुल भी। इनको इस बात पे बिल्कुल भरोसा बात नहीं करनी है कि दिल्ली की जनता को विकास कैसे मिलेगा, दिल्ली की जनता को। आम आदमी गठबंधन में है या नहीं है? चलिए ठीक है अनिल गोयल जी, एक मिनट, अनिल गोयल जी एक मिनट, शान खान से पूछ लेते हैं प्रोपेगेंडा कौन करता है, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? शान खान। देखिए शुक्ला जी, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों आरएसएस की गोदी में खेलकर बड़े होने वाले बच्चे हैं। दोनों ने झूठ का सहारा लिया। अनिल गोयल जी एक मिनट, शान खान आप बोलने दीजिए। अरे शान खान, अनिल गोयल जी पूछ रहे हैं आपने अगर ऐसी बातें थी तो शुरू में आम आदमी पार्टी का समर्थन क्यों किया, सत्ता को क्यों अपना सहयोग किया? अभी भी गठबंधन इनके साथ, अभी भी गठबंधन में कैसे गठबंधन से तोड़ रही है? नहीं गठबंधन में नहीं है अभी। साहब इतना उत्तेजित मत होइए, हमारा कोई गठबंधन नहीं है। अनिल जी बात पूरी करने दीजिए शान खान को अपनी। अनिल जी वो आपके मामले में नहीं बोले हैं, प्लीज सुन लीजिए। साहब क्यों बौखला रहे हो? शान खान साहब आप बोलिए अपनी बात। देखिए शुक्ला जी, मैं ये कह रहा था कि आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों का इतिहास यदि हम पढ़ेंगे तो दोनों आरएसएस की गोदी में खेलकर बड़े हुए संगठन हैं।
दोनों झूठ का सहारा, धूर्तता का सहारा लेते हैं, असत्य का सहारा लेकर लोगों को भ्रमित करके ठगने का काम करते हैं। फरहान चाहे खान, वो आपसे मोदी जी सीधा हो, सवाल है, क्या बीजेपी ईमेल कांड में या शराब कांड में केजरीवाल जी को फंसा रही है, उसका षड्यंत्र है, या आपको लगता है कि इन दोनों मामलों में केजरीवाल जी बेदाग हैं? देखिए कौन दोषी है और कौन निर्दोष है, ये तय करने का काम माननीय न्यायालय का होता है। मेरे कहने से कोई दोषी या निर्दोष नहीं होता है, पर मैं इतना मानता हूं कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला तो है, क्योंकि अब सीएजी की रिपोर्ट भी आ गई है और सीएजी की रिपोर्ट में बेहद अहम बात कर रहे हैं रमेश जी। रमेश जी 30 सेकंड में आपसे जवाब चाहूंगा कि जब सीएजी भी उंगली उठा रही है और तमाम जांच एजेंसियां भी उंगली उठा रही हैं, तो कब तक आप बीजेपी पे तोहमत लगाते रहेंगे? रमेश जी, सीएजी की रिपोर्ट है कहाँ, आपने देखी है? अब मैं आपको अगर अंतिम समय पे बताऊं कि दिखा दूं तो आप क्या करेंगे? नहीं, सीएजी की रिपोर्ट में रमेश जी अखबार में आया है, आप तमाम क्लिपिंग पढ़े होंगे, आप कह रहे हैं कि बताइए। मेरा दूसरा सवाल है, राजनीति एक शुचिता की जगह है, मूल्यों की जगह है, नैतिकता की जगह है, और उच्च मापदंड अपनाकर आप सत्ता की सीढ़ी पे चढ़े हैं। तो रमेश जी, दिल्ली की जनता के साथ देश की भी जनता मानती है कि उन उच्च नैतिकता वाले मापदंडों का पालन किया जाए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप सही हैं या गलत हैं, लेकिन उसका पालन होना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं। आप तीनों मेहमान इस खास चर्चा में आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।